हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड का जो लास्ट टॉपिक है, रिबिल्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वॉर इरा, जो आप देख रहे हैं, इसको हम पिकअप करेंगे और इस ट्यूटोरियल में इसको ख़त्म भी करेंगे। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। G77 कंट्रीज से रिलेटेड और ब्रेटन वुड्स सिस्टम के से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। तो जैसे कि इस ट्यूटोरियल से मैंने क्या किया है कि आपको मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक बोर्ड में पूछे गए हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, उनके आंसर्स भी हम बाद में देखते हैं। मतलब पहले हम टॉपिक को स्टडी कर लेते हैं फिर, और उसके बाद फिर हम पेन नोट्स भी आपको देते हैं। तो इसमें भी हम वो सब करेंगे। तो रीबिल्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वॉर इरा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस अभी तक जो पूछे गए हैं इस ट्यूटोरियल को बनाते वक्त, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, ये क्वेश्चंस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो 2 की लेसन्स हैं वो हम पढ़ेंगे, क्या क्या इकोनॉमिस्ट ने लर्न किए। इसके अलावा जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है ना, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस है, ये भी उसी से रिलेटेड है, ये भी उसी से रिलेटेड है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और ये वर्ल्ड बैंक, तो ये सब ब्रेटन वुड्स सिस्टम से ही रिलेटेड है। आगे ये देखिए आप यहाँ पे G77 कंट्रीज से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन ये सब पूछे गए हैं। यहाँ से कि जो NIEO है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये भी G77 कंट्रीज से ही रिलेटेड है। ये देखिए यहाँ पर कि किस प्रकार से जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है वो चाइना, इंडिया और ब्राज़ील जैसे कंट्रीज़ में अपने इंडस्ट्रीज़ लगा रही हैं, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रही हैं, कारोबार कर रही हैं, तो वो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो 3 कैटेगरी में मैंने क्वेश्चन को बांटा है। ब्रेटन वुड्स सिस्टम, उसके बाद G77 कंट्रीज़, और जिसमें हम न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में भी पढ़ेंगे, और फिर रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो अब डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ और चाइना में खासकर। तो ये क्वेश्चंस हो गए। आइए अब हम लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वॉर इरा। इसका मतलब ये हो गया कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग 20 साल बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो जाता है, 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है और 1939 में जाके आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। 1939 से लेके और 45 तक रहता है, 1945 तक। तो किस प्रकार से ये पोस्ट वॉर इरा, युद्ध के बाद किस प्रकार से इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाता है, इसलिए यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी नाम दिया गया है। ज़्यादा ग्लोबल स्तर पर कोशिशें होती हैं, क्योंकि आपने इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में भी पढ़ा था, किस प्रकार से उसने भी खासकर इंडस्ट्रियल नेशंस और एग्रीकल्चर इकोनॉमीज़ को काफ़ी प्रभावित किया था। तो उन सब से क्या सीख कर और आगे क्या करना है वो हमको पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट मेड 2 डिकेड्स, 2 दशक के बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी छिड़ जाता है। आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद 20 साल बाद ये भी शुरू हो जाता है। और ये किन के बीच में लड़ा गया था? एक्सिस पावर्स एक तरफ थी, जिनमें नाजी जर्मनी, जापान, इटली ये मेन थे, और दूसरी तरफ अलाइज पावर्स थी, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और बाद में USA भी शामिल होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी बाद में शामिल होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी बाद में शामिल होता है। इट वॉज अ वॉर वेस्ट फॉर 6 ईयर्स, लगभग 6 साल तक ये चला। एंड ऑन मैनी फ्रंट्स, कई मोर्चों पर लड़ा गया। बैटल फील्ड्स कहीं एक जगह नहीं थी, इन मैनी प्लेसेस, कई जगह पे। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से थोड़ा फैला हुआ था। ओवर लैंड, ऑन सी, इन एयर, मतलब तीनों डोमेन में लड़ा गया। ज़मीन पर भी, समुद्र के में भी, पनडुब्बियाँ भी इस्तेमाल हुई थी, और एयर पर भी बम्बार्ड वगैरह काफ़ी हुए थे। वंस अगेन डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, जैसे पिछले वर्ल्ड वॉर में हुआ था वैसे इस बार भी हुआ, कि फिर से मौत, बर्बादी काफ़ी बड़े पैमाने, बेहिसाब आप कह सकते हैं। एटलीस्ट 60 मिलियन पीपल, हम इनको आपको पेन नोट देंगे और वेबसाइट पे भी आपको नोट्स उपलब्ध हैं, तो आप खाली यहाँ समझ लीजिए, बाकी पॉइंट्स आप वहाँ से ले लीजिएगा। लगभग 60 मिलियन लोग तो मर जाते हैं, जो कि लगभग 1939 जब युद्ध शुरू हुआ था उसकी 3% पॉपुलेशन के बराबर है। 3% कुछ कम नहीं होता। लगभग अगर 100 लोग उस दुनिया में थे उस वक्त, तो 3 लोग खत्म हो गए थे। आर बिलीव टू हैव बीन किल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज ए रिजल्ट ऑफ वॉर, तो युद्ध की वजह से, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। डायरेक्ट मतलब जो बैटल फील्ड पे लड़ रहे थे, और इनडायरेक्टली युद्ध की वजह से जो कंडीशंस उत्पन्न हो गई थी उनकी वजह से भी काफ़ी लोग मारे गए। सिविलियंस भी कैजुअलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हुई थी, और मिलियंस वर इंजर्ड, लाखों लोग इंजर्ड भी हुए। 60 मिलियन का मतलब 6 करोड़, समझे आप। अनलाइक इन अर्लियर वार, जैसे पहले वॉर्स होते थे उनसे अलग हटकर कुछ था इसमें। क्या था? मोस्ट ऑफ दिस डेथ्स टुक प्लेस आउटसाइड द बैटल फील्ड, मतलब अभी तक के युद्ध में क्या है कि बैटल फील्ड्स पे ज़्यादातर लोग हताहत होते थे। इसमें क्या हो गया कि पहले के वॉर की बजाय यहाँ पर बैटल फील्ड के अलावा भी डेथ देखने को मिलती है, मतलब आउटसाइड
बैटलफील्ड्स, मैनी मोर सिविलियंस, काफ़ी सिविलियंस भी इसमें मारे गए थे, सोल्जर्स भी, वो तो भाई लड़ते ही सैनिक, मारे गए थे वॉर रिलेटेड कॉजेज़ की वजह से, ठीक है। अब जैसे यूक्रेन में वॉर चल रहा है तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से सिविलियन इलाकों में भी बम्बार्डमेंट हो जाता है। वास्ट पार्ट्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा यूरोप का बड़ा हिस्सा और एशिया का डिवेस्टेटेड, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। एंड सेवरल सिटीज़, और कई शहर वर डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गए बाई एरियल बम्बार्डमेंट, क्योंकि इसमें जो है एरोप्लेन का इस्तेमाल करते वक्त काफ़ी बम्बार्डमेंट वगैरह हुआ था, बमबारी हुई थी। और रिलेंटलेस आर्टिलरी, मतलब ना मानने वाले को कहते हैं रिलेंटलेस, तो लगातार बार बार जो आर्टिलरी अटैक्स थे तोपों के माध्यम से और जो मशीन गनों के माध्यम से, बंदूकों के माध्यम से जो भी अटैक्स हो रहे थे, उनकी वजह से काफ़ी तबाही देखने को मिली। सिविलियंस की भी, यूरोप का भी पार्ट था, एशिया का भी पार्ट था। द वॉर कॉज एन इमेंस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक डिवेस्टेशन, एक प्रकार से जो आर्थिक तबाही का भी कारण ये वॉर बना था। इमेंस मतलब बहुत बड़ा, बेहिसाब। सोशल डिसरप्शन, और जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और आर्थिक स्थिति खराब होती है तो सोशल डिसरप्शन भी देखने को मिलता है, सामाजिक उथल पुथल भी देखने को मिलती है, तहस नहस हो जाता है सामाजिक ताना बाना। रिकन्स्ट्रक्शन प्रॉमिस टू बी लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट, और इतना कुछ नुकसान जो आपने यहाँ पढ़ा उसको देखते हुए दोबारा से फिर से हम दुनिया को बनाएं, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था। तो ये तो हो गया भाई क्या नुकसान हुआ युद्ध का। टू क्रूशल इन्फ्लुएंसेस, दो बड़ी ताकतें निकल कर आती हैं उस वक्त। एक तो था आपका द फर्स्ट वॉज द यूएस इमरजेंस, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत बन के निकल के आता है। डोमिनेंट इकोनॉमिक, ये एक इकोनॉमिक भी पावर था, पॉलिटिकल पावर भी था और मिलिट्री पावर भी था। मतलब दुनिया जो है दो ध्रुवों में बट गई थी वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। द वेस्टर्न वर्ल्ड में अमेरिका, और द सेकेंड वाज द डोमिनेंस ऑफ द सोवियत यूनियन, जो कि यूएसएसआर 1922 में इस्टेब्लिश किया जाता है। तो ये दो बड़ी पावर के देख रेख में, उनके इन्फ्लुएंस में, उनके प्रभाव में आगे की वर्ल्ड में घटनाएं घटेंगी। आज भी देखा जाए तो सोवियत यूनियन ना सही, लेकिन अमेरिका, मतलब रशिया, सोवियत यूनियन तो लगभग ख़त्म हो गया 1991 में जाके, लेकिन अमेरिका का तो काफ़ी प्रभाव है, दबाव में ले लेता है वो कंट्रीज़ को। इट हैड मेड ह्यूज सेक्रीफाइसेस टू डिफीट नाजीज, जैसे जो सोवियत यूनियन था, रशिया, इसने काफ़ी नुकसान सहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। पहले वर्ल्ड वॉर में भी हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को हराने में रशिया का की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो उसने बहुत सेक्रीफाइसेस किए थे नाजी जर्मनी को हराने के, एंड ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ फ्रॉम अ बैकवर्ड एग्रीकल्चर कंट्री, और अपने देश को, रशिया को, एक एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर इकोनॉमी, और कहाँ पे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, जो वेस्टर्न वर्ल्ड था वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी थी, तो पिछड़ी एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी कंट्री को ले जाकर वर्ल्ड के पावर के रूप में कन्वर्ट कर दिया था रशिया ने, ड्यूरिंग द वेरी ईयर्स व्हेन द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड वॉज ट्रैप्ड इन द। अब ग्रेट डिप्रेशन जो है लगभग 10 साल तक, कहीं पे 7 साल तक, कहीं पे 5 साल तक, इस तरह से रहा 1930s में। तो जब वेस्टर्न वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन से निपट रहा था, उस वक्त रशिया में ना के बराबर प्रभाव पड़ा था। आप बता सकते हैं उसके कारण क्या था? जस्ट रिकॉल व्हाट यू हैव स्टडीड इन द क्लास 9। ये किस प्रकार से वहाँ पर लेनिन, वहाँ पे जो रेवोल्यूशन होता है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन की वजह से वहाँ पे लेनिन सत्ता में आता है, और फिर वहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है। तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग होता है, सब कुछ जो है कॉमन ओनरशिप होती है, कलेक्टिव ओनरशिप होती है। हर जगह सरकारी दफ्तर, सरकारी कार्यालय, सरकारी फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़, सब पर सरकार का नियंत्रण, पूरा नेशनलाइज्ड इकोनॉमी चल रही होती है। और वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या था, सब कुछ फ्री था, गवर्नमेंट का कंट्रोल ना के बराबर था। तो एक तरफ तो वेस्टर्न वर्ल्ड प्रभावित हो रहा था इकोनॉमिक डिफरेंसेस से, तो रशिया में और सोवियत यूनियन में उस वक्त कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं था। तो उसने इस समय का अच्छा खासा इस्तेमाल किया और अपने को एक पावर के रूप में कन्वर्ट किया। इकोनॉमिक पावर भी बन के निकला और मिलिट्री पावर भी बन के निकला। पोस्ट वॉर सेटलमेंट, अब भाई युद्ध जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो क्या बंदोबस्त किए गए, क्या मेथड अपनाए गए कि किस प्रकार से हम जो वर्ल्ड इकोनॉमी को इस्टेब्लिश करेंगे। तो इसमें ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमको पढ़ना है। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन 2 थे, कौन थे, आगे चलते हैं। इकोनॉमिस्ट्स एंड पॉलिटिशियंस ड्रू 2 की लेसन्स, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से 2 मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स जो इकोनॉमिस्ट्स थे उन्होंने लर्न किए थे फ्रॉम इंटरवार इकोनॉमिक एक्सपीरियंस। इंटरवार इकोनॉमिक एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि युद्ध पहला, फिर दूसरा,
तो बीच में जो कुछ भी घटा, युद्ध के दौरान जो घटा, तो उनसे क्या सीखा उन्होंने? इकोनॉमिक डिप्रेशन था ना, बीच में पड़ा था। पहला लेसन, एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन। एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो मास प्रोडक्शन पे बेस है। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है कि काफ़ी बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होना, प्रोडक्शन मार्केट में जाता है, ठीक। कैन नॉट बी सस्टेन्ड, इसको बनाए नहीं रखा जा सकता। मतलब जो बहुत बड़ा प्रोडक्शन का सिस्टम है उसे बना के नहीं रख सकते, बराबर प्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्यों? विदाउट मास कंजम्पशन। मास कंजम्पशन का भी होना ज़रूरी है। अगर मार्केट में 10 कुंटल आलू आई है सब्जी मंडी में, तो 10 कुंटल आलू को खरीदने वाले लोग भी होने चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम 8-9 कुंटल तक खरीदने वाले लोग होने चाहिए, तब तो मार्केट चलेगी। तो अगर मास प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको इस्तेमाल करने वाले भी होने चाहिए। यानी कि अगर चीज़ें बिक रही हैं तो ख़रीदार भी होने चाहिए। कुछ मैं आपको पिछले ट्यूटोरियल से सब कुछ समझाता चला आ रहा हूँ। सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप कोई चीज़ छोड़ते हो तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब जैसे हमने बताया कि मास प्रोडक्शन मास कंजम्पशन से रिलेटेड है। अगर मास कंजम्पशन नहीं होगा तो मास प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक। अच्छा, मान लीजिए कि मास कंजम्पशन है, ठीक, तो मास कंजम्पशन है तो प्रोडक्शन भी आएगा। लोग डिमांड कर रहे हैं तो उसको डिमांड को पूरा करने वाले लोग उसको पूरा करेंगे, मार्केट में लेके आएंगे, इंडस्ट्री स्टैब्लिश होगी। कमी पड़ रही तो नई इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगी, नहीं तो बाहर से मंगाया जाएगा। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट कहाँ आके जुड़ता है वो भी हमें देखना है। तो एक तरफ मास प्रोडक्शन हो गया, मास कंजम्पशन हो गया, बट टू इंश्योर मास कंजम्पशन। लेकिन मास कंजम्पशन का मतलब ये है कि खरीदार तब जाएंगे ना मार्केट में जब जेब में पैसा रहेगा, और पैसा तब रहेगा जब वो कहीं काम कर रहे होंगे, और काम करने का मतलब कहीं उनको रोज़गार प्राप्त होगा, कहीं वो एम्प्लॉयड होंगे। भाई वो चाहे हो सकता है 10 लाख महीने की इनकम पे एम्प्लॉयड हो, चाहे वो 10,000 महीने की इनकम पे एम्प्लॉयड हो, जेब में पैसा होना चाहिए। या वो एक किसान ही हो, खेत में अपना उपज पैदा करके वो मार्केट में बेच रहा है। हालांकि यहाँ तो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर है, कंजम्पशन नहीं कर रहा है, कंज्यूम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो चीज़ बेचेगा, उससे जो पैसा आएगा उससे और चीज़ें तो कंज्यूम करेगा ना। कपड़े खरीदेगा, अपने घर के लिए चीज़ें खरीदेगा, है ना, सब्जी खरीदेगा। मान लीजिए गेहूं को उत्पादन करता है ना, धान को उत्पादन करता है, लेकिन बाकी सब तो मार्केट से ही लेगा, शुगर खरीदेगा। तो जेब में पैसा होना चाहिए। जेब में पैसा तब होगा जब उसकी अर्निंग होगी। अब अर्निंग के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो मास प्रोडक्शन मास कंजम्पशन पर बेस्ड है, और मास कंजम्पशन के लिए देयर वाज ए नीड फॉर हाई एंड स्टेबल इनकम। एक तो ऊंची इनकम चाहिए और स्टेबल इनकम चाहिए। ऊंची इनकम का मतलब होता है कि इतना पैसा कम से कम होना चाहिए कि लोग बाजार जाने की इच्छा करें, चीज़ों को खरीदने की इच्छा करें। और स्टेबल का मतलब होता है कि एम्प्लॉयमेंट स्टेबल होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि हमें हर महीना तनख्वाह मिल जाएगी, प्रतिदिन हमको तनख्वाह मिल जाएगी, हमें बराबर काम मिलता रहेगा, हमारी इनकम बनी रहेगी, हम अपना एक लेवल कंजम्पशन का बना के रख सकते हैं। तो हाई एंड स्टेबल इनकम्स, कितनी चीज़ें हमने जोड़ दी। मास प्रोडक्शन के लिए मास कंजम्पशन ज़रूरी है, मास कंजम्पशन के लिए हाई स्टेबल इनकम का होना ज़रूरी है, और इनकम कैन नॉट बी स्टेबल, और इनकम स्टेबल नहीं हो सकती, मतलब आपकी जेब में पैसा बराबर नहीं बना रह सकता इफ़ एम्प्लॉयमेंट वाज अनस्टेबल। अगर एम्प्लॉयमेंट अनस्टेबल होगा तो इनकम बराबर बनी नहीं रहेगी। आज है कल नहीं है, तो आप क्या करोगे? बचत करोगे, जल्दी चीज़ें खरीदोगे नहीं, क्योंकि आप श्योर नहीं हो अपने एम्प्लॉयमेंट को लेकर। तो इस प्रकार से कई चीज़ें जुड़ जाती हैं कि मास प्रोडक्शन के लिए मास कंजम्पशन ज़रूरी है, मास कंजम्पशन के लिए एक स्टेबल हाई इनकम होना ज़रूरी है, और स्टेबल हाई इनकम के लिए एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जुड़ गई। यानी कुल मिला के अगर एम्प्लॉयमेंट, अच्छा एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगा? प्रोडक्शन से मिलेगा। भाई फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जब प्रोडक्शन होगा, या सर्विस का ही हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हो, है ना, सुंदर पिचाई हो, चाहे सत्या नडेला हो, अब ये लोग क्या हैं? सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो इनको अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो ये कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें बना रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट तो उनको मिला हुआ है ना। तो एक प्रकार से देखा जाए तो एक एम्प्लॉयमेंट हमें स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस एम्प्लॉयमेंट में लगे रहने की वजह ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, गूगल की कमाई हो रही है। तो जब प्रोडक्शन जाएगा मार्केट में, वो बिकेगा तो और प्रोडक्शन जाएगा, और प्रोडक्शन के लिए लोगों को काम पे लगाया जाएगा, लोगों को काम पे लगाया जाएगा, प्रोडक्शन बनता रहेगा, बिकता रहेगा, काम पे लोग लगे रहेंगे, प्रोडक्शन होता रहेगा, चलता रहेगा, बस वेरी सिंपल। दस स्टेबल इनकम आल्सो रिक्वायर्ड स्टडी फुल एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे
मेन आपका है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए कंजम्पशन, कंजम्पशन के लिए फिर एम्प्लॉयमेंट, तो एक सर्किल बनता है। अगर हम इसको ऐसे जोड़ना चाहें तो ऐसे जोड़ सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन से मिलता है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से जनरेट होती इनकम, और इनकम से फिर हम जाके इस प्रोडक्शन को खरीदते हैं, ठीक। तो प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट, चीज़ें बन रही हैं, बनाने वाले लोग हैं, लोग की इनकम, लोग लगे हैं तो उनको इनकम, भाई लोगों को काम पर इनकम है मिल रही है, इनकम से फिर प्रोडक्शन खरीदते हैं। तो ये एक सर्किल चलते रहना चाहिए। बट मार्केट्स अलोन कुड नॉट गारंटी, अब ये तो एक पहला लेसन हमने सीखा, ठीक है। तो मुख्य है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, बट मार्केट्स अलोन कुड नॉट गारंटी फुल एम्प्लॉयमेंट, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट की गारंटी मार्केट नहीं दे सकती। मार्केट में क्या होता है, जिसकी डिमांड है वो मार्केट में आएगा, जिसकी डिमांड नहीं है मार्केट में नहीं आएगा, वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। मतलब एक प्राइवेट सिस्टम में प्रॉफिट के आधार पर ही काम होता है, प्रॉफिट नहीं है तो उसका काम नहीं होगा, बंद हो जाएगी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, वो कार्यालय ही बंद हो जाएगा। अभी तक यही हो रहा था। रशिया ने अपने आप को क्यों स्ट्रॉन्ग कर लिया इकोनॉमिक डिप्रेशन के दौरान? क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन के दौरान वेस्टर्न कंट्रीज़ परेशान थी, क्योंकि वहाँ पे फ्री इकोनॉमी थी और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना के बराबर था। और रशिया में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन लगभग 100% था। गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी प्राइसेस को, हर चीज़ को, एम्प्लॉयमेंट को, और वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा नहीं था। तो अब अब ये महसूस किया गया, इसमें कीन्स का काफ़ी नाम आता है, जो इकोनॉमिस्ट मेनार्ड कीन्स जो ब्रिटेन के थे, कि गवर्नमेंट का दखल ज़रूरी है, हम मार्केट पे चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, कभी महंगाई कभी आप सोचते बड़ी महंगाई हो गई है तो हम सरकार को दोष देना शुरू कर देते हैं। सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो इसको स्टेबल करेगी, महंगाई को नीचे लेके आएगी। महंगाई से हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम पे असर पड़ता है, सरकारें तक बदल जाती हैं, ऐसा होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बाहर से सामान मंगाती है, मार्केट में उसकी सप्लाई कर देती है। महंगाई बढ़ने के कारण, मुख्य कारण क्या होता है, शॉर्टेज। चीज़ों की शॉर्टेज की वजह क्या हो सकती है, एक तो प्रोडक्शन ना हो रहा हो, एक तो दूसरा ये हो सकता है, दूसरा प्रोडक्शन खूब हो रहा है लेकिन डिमांड करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो भी महंगाई बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट बाहर से सामान मंगा के उसको स्टेबल करने की कोशिश करती है, मार्केट में उस चीज़ को फैला देती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट का भी दखल होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। बट मार्केट्स अलोन कुड नॉट गारंटी फुल एम्प्लॉयमेंट। सिर्फ मार्केट के आधार पर हम फुल एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं ले सकते कि जो प्राइवेट कंपनी चलाने वाले लोग हैं फुल एम्प्लॉयमेंट दे देंगे। देयरफॉर गवर्नमेंट वुड हैव टू स्टेप, गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। दिस वाज अ वेरी न्यू कंसेप्ट, न्यू थिंग, कि ट्रेड में और इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है। वुड हैव टू स्टेप टू मिनिमाइज, तो गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। और ये जो फ्लक्चुएशंस होती हैं मार्केट में, प्राइस की फ्लक्चुएशंस होती हैं, कभी दाम घट रहा है, कभी दाम बढ़ रहा है, तो इन फ्लक्चुएशंस से फ़र्क पड़ता है, आउटपुट पे फ़र्क पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट पे फ़र्क पड़ता है। तो जिसके दाम बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं उसके प्रोडक्शन पे असर पड़ जाएगा, जिसका दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है उसका प्रोडक्शन पे दूसरे ढंग से असर पड़ेगा। तो आउटपुट पे, एम्प्लॉयमेंट पे, मार्केट का फ़र्क पड़ता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कुड बी इंश्योर्ड, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि यही जो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इनकम, ये सब बनी रहे, बराबर बनी रहे, यही है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कुड बी इंश्योर्ड, मतलब किसी देश के अंदर की स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कुड बी इंश्योर्ड ओनली थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो पहला लेसन हमने लड़ा कि हमने ये पढ़ा कि मास प्रोडक्शन पर ही कोई इकोनॉमिक सिस्टम सस्टेन करता है। मास प्रोडक्शन को सस्टेन करने के लिए मास कंजम्पशन चाहिए, मास कंजम्पशन को सस्टेन करने के लिए स्टेबल हाई इनकम चाहिए, और स्टेबल हाई इनकम के लिए स्टेबल एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वो भी फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए, सबको काम मिलना चाहिए। और इसके लिए हम सिर्फ मार्केट पे डिपेंड नहीं करेंगे कि भाई प्रोडक्शन हो रहा है तो कंपनियां लोगों को लगाए रहेंगी, गवर्नमेंट को आना पड़ेगा। और जो मार्केट में जो उछल कूद मस्ती है जो प्राइसेस की, तो उनके प्रभाव, जो नेगेटिव इफेक्ट है उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को आकर एम्प्लॉयमेंट को संभालना चाहिए। सेकंड लेसन क्या था? सेकंड लेसन ये था कि रिलेटेड टू ए कंट्रीज इकोनॉमिक लिंक्स। ये तो हो गया देश के अंदर की बात। दूसरा जो है आपको एक देश को दूसरे देश से जोड़ने वाला लेसन था, कि जो हमारे इकोनॉमिक लिंक्स हैं, जो हमारे संबंध हैं विद द आउटसाइड वर्ल्ड, बाकी दुनिया के साथ, द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट का गोल लेके चला जा रहा है, ठीक है, कि जैसे भारत है तो इंडिया की गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे यहाँ सबको रोज़गार मिले,
जैसे मनरेगा जैसे कार्यक्रम चलाए गए, और भी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ निकलती रहती हैं, या उनको कहीं ना कहीं स्टार्टअप से जोड़ा जाता है कि भाई आप अपना लोन लीजिए, कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। गवर्नमेंट सारी तरह की कोशिशें करती है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का गोल इस पर भी डिपेंड करता है कि हम दूसरे देश से कैसे अपने लिंक्स को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, यानी हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी फॉरेन मैटर में कैसे काम करती है। कुड ऑर्डली बी अचीव्ड इफ गवर्नमेंट हैड पावर। अब देखिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ठीक है। इफ़ गवर्नमेंट हैड पावर टू कंट्रोल, अगर गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो कंट्रोल कर सके, नियंत्रण कर सके किसका, फ्लोज का, जो हमने शुरू में पढ़ा था ना, 3 काइंड्स ऑफ फ्लोज, है ना। यानी गुड्स, क्या सामान हमारे देश में दूसरे देश से आएगा, हमारे देश से क्या सामान दूसरे देश में जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वीट हमारे यहाँ से निर्यात हो रहा था, गवर्नमेंट ने देखा कि वीट के प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो उसने रोक लगा दी। यानी भारत से अब वीट बाहर नहीं जाएगा। जब बाहर नहीं जाएगा तो अंदर ही रहेगा, तो निश्चित है कि उसकी सप्लाई थोड़ा अच्छी होगी और दाम में कमी आएगी। तो गवर्नमेंट कर सकती है। तो फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल, यही 3 फ्लो पढ़े थे ना, गुड्स, कैपिटल एंड लेबर। तो कितनी पूंजी हमारे देश में आएगी, मतलब कितना पैसा इन्वेस्टमेंट हम अपने देश में स्वीकार करेंगे दूसरे देश का, और कितना हम जाके दूसरे देश में लगाएंगे, हमारे यहाँ से कितना पैसा बाहर जाएगा। अब कहते सुनते ना कि विदेशी कंपनियां भारत में फिर से हावी हो रही हैं, एक दिन फिर हमको गुलाम बना देंगे। कितने डिस्कशंस होते हैं ये, जहाँ देखो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं छोटी छोटी कंपनियों को खरीद ले रही हैं, है ना। जो भी प्रोडक्ट देखो पता चला बाहर की कंपनी बना रही है। हमारा देश तो बाहर की कंपनी में डिपेंड हो गया, आगे चल के कंपनी भारत को गुलाम बना देंगी। इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो कैपिटल, लेबर, अभी देखिए आप इंजीनियर हैं या कुछ भी हैं, या आप डॉक्टर बनना चाहते, पता चला आप बाहर चले जाते हो, बाहर जॉब तलाशने लगते हो। अभी भारत ने कोई रोक वोक लगाई नहीं है, लेकिन अब वो चाहेगा ना कि हमारे यहाँ का जो लेबर सिस्टम है, लेबर मतलब ये है कि जो भी हमारे यहाँ काम करने वाले लोग हैं वो बड़े बड़े मजदूर से ही मतलब नहीं है, मैन पावर से रिलेटेड है, तो वो हम बाहर भेजें कि ना भेजें, है ना। तो इस तरह की रोक भी लगाई सकती है। तो क्या लेबर हमारा जाएगा बाहर, या बाहर का लेबर कितना आएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका है, अमेरिका इस चीज़ को लेकर नाराज़ रहते हैं वहाँ के लोग कि अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट है भी, तो उसकी वजह ये है कि बाहर के लोग आके हमारे यहाँ बसे हुए हैं। अरे हमारे अपने इंडिया में ही देख लीजिए, महाराष्ट्र में ये होता है कि भाई हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम की जड़ बिहार से आए हुए लोग हैं, उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग हैं। ये लोगों ने यहाँ के माहौल यहाँ ख़राब किया हुआ है, इनको भगाओ यहाँ पे। इस तरह की चीज़ें बीच में उठने लगी थी, जो कि बहुत ही हानिकारक है। पॉलिटिकल गेन के लिए इस तरह की देश को तोड़ने वाली चीज़ें भी, तो बहुत फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल इन पर होना चाहिए। तो पॉइंट्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे, यहाँ मैं बस समझाने का काम कर रहा हूँ। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तेज़ी से। तो आपने पहला देख लिया कि भाई मार्केट पे आधारित चीज़ें जो हैं वो मास प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा हैं, और गवर्नमेंट को आकर जो दूसरे देशों से लिंक्स हैं उनमें देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ से क्या फ़्लो आउट हो सकता है, क्या फ़्लो इन हो सकता है। अब जैसे उदाहरण के लिए 1991 तक हमारे यहाँ जो है काफ़ी क्लोज्ड इकनॉमी थी, ठीक। 1991 के बाद हमारी इकनॉमी ओपन होनी शुरू हुई। मनमोहन सिंह जी अभी जीवित है, प्रधानमंत्री रहे हमारे यहाँ 2 पंचवर्षीय योजनाएं, तो वो उस वक्त वित्त मंत्री थे, और शायद नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। तो उन्होंने हमारी क्लोज इकनॉमी का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होता था वो हमारे यहाँ प्रोडक्शन, बाहर के प्रोडक्शन को हम अंदर आने नहीं देते थे ज़्यादा, जिससे कि हमारे यहाँ कंपनियाँ प्रभावित ना हो। फिर ओपन होना शुरू हुआ तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ, और फिर कंपटीशन हमारे यहाँ की कंपनियों को दूसरे देश की कंपनियों ने आकर देना शुरू कर दिया। और वो आजकल तो काफ़ी ओपन इकोनॉमी हो चुकी है, लेकिन फिर भी उतनी ओपन नहीं जिसे हम एकदम फ्री इकोनॉमी कह सकें। तो दस इन ब्रीफ द मेन एम ऑफ द पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक, देखिए ध्यान के पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, वही जो ब्रिटेन वुड सिस्टम हम पढ़ेंगे कि युद्ध के बाद जो एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया कि सारे कंट्रीज़ मिलकर कुछ सिस्टम को अपनाएं, एक्सेप्ट करें, चलें, मॉनेटरी सिस्टम कुछ, तो वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश हुई। ये फोकस था टू प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पोस्ट वॉर सेटलमेंट का मेन फोकस क्या था, तो वो था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अपने आप एक आ जाती है। फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कंडीशन होती है कि देश में पीस का कारण भी फुल एम्प्लॉयमेंट बनता है। लोग काम पे लगे हैं, लोग 8-9 बजे चले जा रहे हैं, शाम को 5-6 बजे आ रहे हैं, कहीं कोई बदमाशी करने के लिए कोई खाली बैठा नहीं है ना। जब आप देखते हैं कितने तरह के क्राइम्स होते हैं इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। तो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो भाई वेस्टर्न वर्ल्ड, अब अमेरिका है, ब्रिटेन है, रशिया है, सोवियत यूनियन, यही लोग गेम खेल रहे थे सब कुछ।
तो इसलिए यहाँ लिखा गया है इंडस्ट्रियल कोड। इट्स फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मतलब उसका स्ट्रक्चर, क्या क्या उसमें रहेगा, कैसे बनेगा, ढांचा जिसे हम कहते हैं। इट्स फ्रेमवर्क वॉज एग्रीड अपॉन एट द यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। एक कॉन्फ्रेंस हुई यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, ये 1944 में जुलाई में हुई थी। 1945 में युद्ध ख़त्म हुआ, लेकिन ये हो गया था कि हम लोग जीत जाएंगे और युद्ध ख़त्म होगा, तो पहले से ही सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। युद्ध जाके 1945 में सितंबर में ख़त्म हुआ, सितंबर में ही शुरू हुआ था 1939 में और सितंबर में ही ख़त्म हो गया था। और ये जो है न्यू हैम्पशायर नाम की जगह है, न्यू हैम्पशायर स्टेट है, वहाँ पे ब्रेटन वुड्स टाउन, तो वहाँ पर यूएसए में है, वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। इसे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, देखिए यहाँ लिखा गया द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दो फंड्स यहाँ पे इस्टेब्लिश हुए थे, मतलब दो इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश हुए थे। एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था जिसे हम IMF भी कहते हैं, और दूसरा था वर्ल्ड बैंक, मतलब एक प्रकार से इसका जो पूरा नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। हो सकता है आपसे 1 मार्क क्वेश्चन पूछ लिया जाए फुल फॉर्म के रूप में। तो ये दो इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश हुए थे, एक ये हो गया आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और एक ये आपका वर्ल्ड बैंक हो गया। इन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है। ये सहमति पे ये चीज़ें बनी थी, और इन दोनों का काम किसी एक देश के लिए नहीं था, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए था, मतलब सभी कंट्रीज़ के लिए था जो भी इसकी मेंबर्स थी। जब ये हुआ था तब तो 44 कंट्रीज़ ही शामिल थी इस कॉन्फ्रेंस में, और इंडिया ने भी अपना डेलीगेशन भेजा था। हालांकि इंडिया तब जो है कॉलोनी ही था, आज़ाद नहीं हुआ था, फिर भी हमारे यहाँ के जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे मिस्टर देशमुख वहाँ गए थे और उन्होंने अच्छी भूमिका भी निभाई थी। द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को इस्टेब्लिश किया। तो अच्छा, अब इनका काम क्या था? देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का था कि हम एक्सटर्नल सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ इट्स मेंबर्स नेशंस, मैं भी आपको समझा दूंगा। और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ये तो बहुत आसान है समझना। रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का काम देखने के लिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। बैंक क्या करता है? लोन देता है, लोन देता है, लोन लेके आप कुछ बनाते हो, बिगाड़ते तो नहीं। तो वाज सेटअप टू फाइनेंस पोस्ट वार कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस पोस्ट वार कंस्ट्रक्शन। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो कंट्रीज़ को लोन देगा कि उनकी तबाही जो हुई है वॉर से, तो वो लोन लेकर अपने यहाँ पे अपने देश का विकास कर सके, फाइनेंशियल पोस्ट वार कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करने के लिए, ठीक है। और ये जो था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये किस लिए इस्टेब्लिश किया गया था? ये इस्टेब्लिश किया गया था कि जो ट्रेड होता है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, तो एक कंट्री दो कंट्री के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे हमें सरप्लस भी देखने को मिलता है, ठीक है, और एक जगह सरप्लस होगा तो एक जगह डेफिसिट होगा। अगर वो कंट्रीज़ अपने आप कर लेती हैं उसको मैनेज, ये सब चीज़ें मैंने आपको पिछली बार बताई थी, अगर वो किसी तरह से मैनेज कर लेती हैं, अगर आपके देश की फॉरेन करेंसी बहुत भाग रही है, निकल रही है, तो आप डेफिसिट के शिकार हैं। फॉरेन करेंसी आपके यहाँ आ रही है तो आप सरप्लस के शिकार हैं, मतलब सरप्लस आपके पास है। तो जो डेफिसिट वाली प्रॉब्लम बन जाती है कि आपका व्यापार घाटा बढ़ा हुआ है, आप व्यापार कर रहे हो पर घाटे में हो, तो वहाँ पे मदद करने के लिए ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो आएगा। एक प्रकार से जो एक्सचेंज रेट है, हो सकता है हम इसमें आगे पढ़ें, है ना, करेंसीज़ का जो एक्सचेंज रेट होता है, जैसे आज की तारीख में $1 में लगभग मतलब $1 में लगभग 83 रुपीज़ बन रहे हैं। यानी अगर आप 83 रुपीज़ दोगे तो आपको $1 मिलेगा, और अगर आपके पास $1 है तो बदले में आपको 83 रुपीज़ मिल सकते हैं। तो ये इन दोनों के बीच का एक रेट तय है, अभी ये बदलता रहता है, तो ये एक्सचेंज रेट। तो इस पर भी IMF का मतलब इसको स्टेबिलिटी मेंटेन करने की, तो ये सब सारा काम जो है ट्रेड सरप्लस, डेफिसिट और एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी को देखने के लिए, ट्रेड जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है कंट्रीज़ के बीच में, तो वहाँ हेल्प करने के लिए आपका IMF था। मॉनेटरी पॉलिसी को, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को, इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी को, इंटरनेशनल जो एक्सचेंज सिस्टम चल रहा है उसको सबको गवर्न करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, वहाँ पे जाके हेल्प करने के लिए IMF, और अपने देश में ही डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन वर्क के लिए वर्ल्ड बैंक। द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक आर रिफर टू द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, तो इनको ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, IMF को और वर्ल्ड बैंक को।
समटाइम्स द ब्रिटेन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है इनको, ब्रिटेन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है, ब्रिटेन वुड्स ट्विंस, ठीक। द पोस्ट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, अब ध्यान रखिएगा आप, पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इन्हीं दो के सहारे चलने वाला था। आज भी ये दोनों संस्थाएं काम कर रही हैं। ब्रिटेन वुड्स जो सिस्टम था वो तो ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों संस्थाएं अभी भी काम कर रही हैं। इज आल्सो ऑफन डिस्क्राइब्ड द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम भी कहा जाता है इनको, ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है इन संस्थाओं को। जो भी एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम बना था उसे ब्रिटेन वुड्स सिस्टम भी कहा जाता है। द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक कमेंस्ड फाइनेंशियल ऑपरेशंस, इन्होंने अपने फाइनेंशियल ऑपरेशन शुरू किए, फाइनेंशियल विच इज रिलेटेड टू मनी मैटर्स, फाइनेंशियल ऑपरेशन शुरू किए 1947 में, 1945 में, 1946 में इस्टेब्लिश हुए, 1947 से काम करना शुरू किया। डिसीजन मेकिंग इन दीज इंस्टीट्यूशंस इज कंट्रोल्ड बाय द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर। अब निश्चित है कि इनमें प्रभाव किसका है, दरअसल इनमें शेयर होता है ना, मतलब अमेरिका का तो काफ़ी ज़्यादा शेयर है वर्ल्ड बैंक वगैरह में, तो इसमें कंट्रीब्यूशन देती हैं, चाइना है, यूरोप कंट्रीज़ हैं। तो डिसीजन मेकिंग इन दीज इंस्टीट्यूशंस इज़ कंट्रोल्ड बाय द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर। तो ये जो दोनों इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें जो डिसीजंस होते हैं उनमें प्रभाव रहता है वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स का, चीन का, जर्मनी का, फ्रांस का, अमेरिका का। द US हैज़ एन इनफेक्टिव राइट टू वीटो, और जो US है उसके पास राइट टू वीटो भी है ओवर की IMF एंड वर्ल्ड बैंक डिसीजंस। तो वर्ल्ड बैंक डिसीजन के, IMF के डिसीजन पे अगर अमेरिका चाहे तो दबाव डलवा के किसी देश में लोन नहीं देना है तो अमेरिका ऐसा कर सकता है। वीटो पावर होती है कि कोई भी प्रपोजल आया हुआ है तो उस प्रपोजल पे चाहे कितने भी लोग राजी हों, है ना, लेकिन अगर हमने ना कर दी तो सबकी ना हो जाएगी, फिर वो नहीं आगे बढ़ सकता, उसे कहते हैं वीटो पावर, मना करने की, निषेध करने की पावर। अभी देखिए जो यूनाइटेड नेशंस है, तो यूनाइटेड नेशंस में जो मेन 5 जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदस्य हैं, है ना, जैसे USA है, ब्रिटेन है, चाइना है, रशिया है ना, तो इस प्रकार जो 5 नेशंस हैं वहाँ पे, तो अगर उसमें से 4 एक तरफ राजी हैं और उसमें से किसी एक ने वीटो कर दिया, ठीक है, जैसे रशिया ने वीटो कर दिया, तो फिर ये प्रपोजल आगे नहीं बढ़ सकता, इतनी पावर वीटो की होती है। तो ये पावर उसके पास थी, जिसे कहा जाए कि वीटो की पावर थी, आज भी है। लगभग मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा था कि 1/6 शेयर वर्ल्ड बैंक का अमेरिका की तरफ से आता है। यू कैन इमेजिन योरसेल्फ। द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम वही एक देश का दूसरे देश से जो करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है ना, वही सिस्टम, और जो सरप्लस डेफिसिट, द सिस्टम लिंकिंग नेशनल करेंसी। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है वो लिंकिंग नेशनल करेंसीज से रिलेटेड था, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इज द सिस्टम लिंकिंग नेशनल करेंसीज एंड मॉनेटरी सिस्टम। हमने मान लिया वहाँ पे जितने भी देश थे कि भाई पूरे विश्व में जो ट्रेड होगा तो उसमें एक हमें सिस्टम, एक मॉनेटरी सिस्टम अप्लाई करना है। उस मॉनेटरी सिस्टम में हर देश की दूसरे देश की जो करेंसीज हैं वो आपस में जुड़ेंगी, लिंक होंगी, उनका एक रेट तय होगा। तो ये है यहाँ पे। द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इसको आपको याद रखना है कि जो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम था वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर इस्टेब्लिश किया गया था, और 1971 में अमेरिका ने ही अपने यहाँ पे इसको ख़त्म कर दिया था लगभग। तो हम ये मान सकते हैं कि 1970s में जाके ख़त्म भी हो गया था ब्रिटेन वुड्स का जो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था। अभी जो हमारे यहाँ जो एक्सचेंज रेट सिस्टम काम कर रहा है पूरी दुनिया में वह फ्लोटिंग, मतलब एक जैसा एक्सचेंज रेट नहीं है, कभी घटता है कभी बढ़ता है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी $1 लगभग 83 रुपीज़ के बराबर है, लेकिन 10 साल पहले से थोड़ी, तो 10 साल पहले लगभग 66-67 $1 इक्वल टू 67-66 रुपीज़ था, जहाँ तक मेरी मेमोरी काम कर रही है। तो अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, मार्केट में किस करेंसी की डिमांड ज़्यादा है कम है, वैल्यू, तो सारी चीज़ें। लेकिन जब ब्रिटेन वुड्स सिस्टम बना था तो वो बना था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर, ठीक है। तो ख़राब हो गया, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर। इन दिस सिस्टम नेशनल करेंसीज फॉर एग्जांपल, इसमें नेशनल करेंसीज को किसी करेंसी सिस्टम से जोड़ा जाता है। जैसे एग्जांपल इंडिया का दिया गया है कि नेशनल करेंसीज फॉर एग्जांपल इंडियन रुपीज़ वर पेग्ड टू द डॉलर, डॉलर से फिक्स किया गया। मतलब
अभी मैं आप थोड़ा सा समझा दूंगा। एट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, वो भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे सेट किया गया। डॉलर को खुद गोल्ड से जोड़ा गया कि 35 पर आउंस गोल्ड, वो मतलब कि $35 में 1 आउंस गोल्ड मिलेगा। ठीक है, तो 1 आउंस में कितने ग्राम होते हैं? लगभग 28.5 ग्राम, सॉरी 28.35 ग्राम होता है 1 आउंस में। तो इसको आप इस तरह से समझिए कि इधर तमाम कंट्रीज़ हैं, ठीक, और इधर अमेरिका है। अमेरिका की करेंसी है डॉलर, डॉलर उस वक्त काफ़ी स्ट्रांग था, ठीक। तो और दूसरी तरफ है गोल्ड। तो किसी कंट्री के पास कितना गोल्ड है ना, कितनी गोल्ड, वो भी गोल्ड कहाँ होगा? सेंट्रल बैंक जो होगा, जैसे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो वहाँ पे गोल्ड का कलेक्शन जितना होगा, जितना भंडार होगा, उसके आधार पर किसी देश की करेंसी को डॉलर से तय किया जाएगा कि उस देश की करेंसी डॉलर के हिसाब से किस रेट पे तय होगी, इसकी किस रेट से तय होगी, इसकी किस रेट से तय होगी, इसकी किस रेट, और डॉलर को खुद को गोल्ड से जोड़ा गया। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कहा जाता है। मतलब ये जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था, ये गोल्ड पर आधारित था। किस देश के पास कितना गोल्ड, अमेरिका के पास अच्छी खासा गोल्ड था उस वक्त। तो $1 खुद 35 डॉलर में लगभग 1 आउंस गोल्ड मिल सकता था, लगभग 28.35 ग्राम गोल्ड मिल सकता था। तो अगर मान लीजिए कि, और इसमें गोल्ड की जो करेंसी थी उसे गोल्ड में कन्वर्ट, मतलब करेंसी वाज कन्वर्टिबल टू गोल्ड। अगर आप अमेरिका के बैंक में लेके जाते हैं, है ना, और वहाँ पर जो भी एक्सचेंज रेट सिस्टम है उस हिसाब से वहाँ जाकर अगर आप वहाँ पर मान लीजिए कि भारत का, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि भारत का 50 रुपया लगभग $1 के बराबर है, ठीक। तो अब $35 होने पे हमें 28.35 ग्राम गोल्ड मिल सकता है। तो इसको आप 35 से जो मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो ये आएगा 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 16, अब पता नहीं कैलकुलेशन सही कि नहीं, 1650। तो 1650 रुपये अगर हम लेके जाएँ तो हमें इतना गोल्ड अमेरिका देगा। इट विल बी कन्वर्टिबल, ठीक। अपने देश में भी अगर आप चाहें तो गोल्ड में करेंसी को देकर गोल्ड ले सकते हैं बदले में। तो अमेरिका ने एक प्रकार से गारंटी दी थी कि भाई आप अगर हमारे यहाँ इस हिसाब से $35 के हिसाब से अगर हमें मिलता रहेगा तो हम गोल्ड में कन्वर्ट करके आपको दे सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अमेरिका से गोल्ड बाहर जाना शुरू हो गया। और एक समय ऐसा भी आ गया कि अमेरिका की जो लिक्विडिटी थी वो ख़राब होने लगी कि भाई हम गोल्ड इस तरह से तो हमारा गोल्ड ही काफ़ी बाहर चला जाएगा, तो गोल्ड की कमी हो सकती है। बहुत मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है ये। तो गोल्ड स्टैंडर्ड पर बेस्ड था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, और 1971 में अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए कि कोई कन्वर्टेबिलिटी नहीं होगी, करेंसी में चलेगी, करेंसी से गोल्ड में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब क्या है कि आप करेंसी से गोल्ड खरीद सकते हो, उस वक्त कन्वर्टेबल था वो, और गोल्ड का भी दाम अब एक जैसा नहीं रहता। तो ये सब फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम था, ये बदलता नहीं था, वो हमेशा फिक्स रहेगा। ये इसके फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, ब्रेटन वुड्स सिस्टम में जो न्यू इकोनॉमिक सिस्टम, इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम बना था, वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में पर आधारित था, और उसमें एक देश की करेंसी, है ना, को एक मॉनेटरी सिस्टम से लिंक किया गया था। जैसे उदाहरण के लिए इंडिया, है ना, इंडिया की करेंसी को डॉलर से लिंक किया गया था, डॉलर खुद गोल्ड से लिंक किया गया था कि $35 में 1 आउंस गोल्ड मिल सकता है ना। तो इस प्रकार से कई, आज भी देखिए कई करेंसीज़ को डॉलर से जोड़कर हम देखते हैं। हालांकि इंडियन जो करेंसी वो डॉलर से भी कनेक्टेड है, पाउंड से भी कनेक्टेड है, मतलब हर देश की करेंसी से एक एक्सचेंज रेट सिस्टम बना हुआ है जो घटता बढ़ता रहता है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद अर्ली पोस्ट वार ईयर्स। अब आगे अब थोड़ा सा जल्दी से कवर करेंगे क्योंकि इसमें अब आगे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम का फ़ायदा क्या हुआ उसका, है ना, इनॉग्रेटेड इन एरा ऑफ अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली, और इनकम में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई, खासकर वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस में और जापान में, ठीक। वर्ल्ड ट्रेड भी काफ़ी बढ़ा, लगभग 8% के हिसाब से बढ़ा 1950 से 1970 के बीच में। इनकम भी 5% बढ़ी, और जो ग्रोथ था वो मोस्टली स्टेबल भी था, मतलब बराबर ग्रोथ हो रही थी, और उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को नहीं मिले, ठीक है, विदाउट एनी फ्लक्चुएशंस फॉर मच ऑफ दिस पीरियड। मतलब ये जो आपको 1950 से 1970 का पीरियड दिया गया है, क्योंकि 1970 के बाद 1971 से तो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम को अमेरिका ने ही बाय बाय कह दिया था।
फॉर मच ऑफ दिस पीरियड, क्योंकि उसका कारण क्या था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो भी काफ़ी कम था, जो लगभग 5% एवरेज पे था इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़। 5% मतलब है कि 100 में 95 रोजगार प्राप्त है, 5 लोगों को नहीं मिला, इस टाइप से। दीज डिकेट्स आल्सो सॉ द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ द टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, एंटरप्राइजेज़, बड़े बड़े उद्योग लगे। डेवलपिंग कंट्रीज़, अब डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या हो रहा था भाई, वो तो काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद आज़ाद हुई। हमारी भी देश 1947 में आज़ाद हुआ, 1945 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी वो जब देखती थी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में इतना कुछ हो रहा है तो वो भी कोशिश करती थी। तो इन अ हरी टू कैच अप द एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज़, तो दो एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ थी, जो धनी संपन्न डेवलप्ड कंट्रीज़ आप समझ लीजिए, तो उनमें जो कुछ हो रहा था तो उसके हिसाब से वो अपने यहाँ भी कुछ करने की कोशिश करती थी, है ना, टू कैच देयर डेवलपमेंट पेस। देयरफॉर इसलिए दे इन्वेस्टेड वास्ट अमाउंट, तो उन्होंने भी अच्छा खासा कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया अपने देश में। जैसे भारत भी कोशिश कर रहा है कि हम स्पेस में भी आगे बढ़ें, हम हथियार भी बनाएं, हमारे इंडस्ट्रीज़ भी लगे, हमारे स्टार्टअप स्टार्ट हों, वोकल फॉर लोकल, तमाम चीज़ें की कोशिशें हुई। इम्पोर्टिंग इंडस्ट्रियल प्लांट, और अगर हमारे यहाँ खुद वो चीज़ नहीं है तो दूसरे देशों से मदद लेके इंडस्ट्रियल प्लांट हमारे यहाँ लगाए गए। हमारे यहाँ के कई देशों में लगाए गए, जैसे हमारे यहाँ जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि इसमें काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में सोवियत यूनियन ने हमारी मदद की थी। एंड इक्विपमेंट फीचरिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ ने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाया, हो सका तो उन्होंने दूसरे देशों से इंडस्ट्रियल प्लांट मंगा के अपने यहाँ सब कोशिशें की थी। आप पॉइंट्स नोट्स में पढ़ लीजिएगा। अब आता है डीकोलोनाइजेशन इंडिपेंडेंस। अब वो तो आपने पढ़ लिया कि क्या जो फ़ायदा था, जो न्यू इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम बना था वो हमने पढ़ लिया, ठीक। लेकिन हमेशा हर देश को तो फ़ायदा हुआ नहीं उससे, तो अब हम आगे पढ़ेंगे। डीकोलोनाइजेशन का मतलब है कि कॉलोनियाँ समाप्त हो रही थी, देश आज़ाद हो रहे थे। तो इंडिपेंडेंस, आज़ाद होने का मतलब क्या है कि जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ थी वो डीकोलोनाइज हो रही थी। डीकोलोनाइज का मतलब इंडिपेंडेंस। व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वर स्टिल अंडर यूरोपियन कॉलोनियल रूल। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद भी दुनिया के कई देश में जो यूरोपियन पावर्स थी उनका रूल था। जैसे इंडिया में भी 1945 में वॉर ख़त्म हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया आज़ाद नहीं था। यहाँ पे ब्रिटेन, हम ब्रिटेन की कॉलोनी थी, हमारे यहाँ यूरोपियन पावर इन ब्रिटेन का शासन था। ओवर द न्यू 2 डिकेड्स, मतलब आने वाले 2 दशकों में, यानी 1945 में युद्ध खत्म हुआ तो 1955, 1965 एट्सेट्रा, मोस्ट कॉलोनीज इन ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका इमर्ज्ड एज फ्री। तो एशिया में और अफ्रीका में कई देश आज़ाद बनकर निकले, इंडिपेंडेंट नेशंस बन गए। अब इन इंडिपेंडेंट नेशंस बने तो, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि देवर हाउएवर ओवर बर्डन बाई पॉवर्टी, गरीबी थी वहाँ पे, लैक ऑफ रिसोर्सेज नहीं थे, संपदाएं नहीं थी। रिसोर्सेज तो एक्सप्लॉइट कर ले गए ना वो जो जिनका शासन था। अब हमारे यहाँ ब्रिटेन का शासन था, ब्रिटेन ने खूब चूसा भारत को, यहाँ के रिसोर्सेज का। एंड देयर इकोनॉमीज़, तो उनकी पॉवर्टी से रिसोर्सेज की कमी थी। एंड देयर इकोनॉमीज़ एंड सोसाइटीज़ वर हैंडीकैप्ड, कहते हैं ना कि हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा, हैंडीकैप्ड। तो एक प्रकार से वो पंगु बन गई थी वो कंट्रीज़, एक प्रकार से वहाँ पर कमियाँ थी इन सब चीज़ों की, सोसाइटीज़, बाय द लॉन्ग पीरियड्स ऑफ कॉलोनियल रूल। तो काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे कॉलोनियल रूल था, दूसरे देशों का शासन था, यूरोपियन पावर का शासन था। तो उस लंबे शासन की वजह से वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो पंगु बन गई थी, हैंडीकैप्ड बन गई थी, वाज नॉट एबल टू प्रॉपरली रन। अब यहाँ पे IMF का फिर से यहाँ पे आया है, वर्ल्ड बैंक का। तो IMF और वर्ल्ड बैंक ज़्यादातर वो इंडस्ट्रियल नेशंस को मदद कर रही थी। वो डिज़ाइन टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल कंट्रीज़। तो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ की नीड्स को पूरा करने के लिए उन्हें बनाया गया था। दे वर नॉट एक्यूप्ड, एक्यूट का मतलब दे वर नॉट एबल टू कोप, कोप का मतलब कदम से कदम मिला के चलना, कोप विद द चैलेंज। अब ऐसे बताने से तो बड़ा लंबा ट्यूटोरियल बन जाता है। कोप विद द चैलेंज ऑफ पॉवर्टी एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट इन द फॉर्मल कॉलोनीज। तो शुरू में IMF, वर्ल्ड बैंक इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ पर ध्यान दे रही थी, और उस वक्त उन्हें इस चीज़ का तजुर्बा नहीं था, और दे वर नॉट एबल कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो जो फॉर्मल कॉलोनीज़ हैं, तो वहाँ पे पॉवर्टी को कैसे ख़त्म किया जाए, वहाँ पे डेवलपमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, तो वो उसके लिए तैयार नहीं थी। बट एज यूरोप एंड जापान रैपिडली, लेकिन फिर क्या कि यूरोप में और जापान में रिकन्स्ट्रक्शन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वो सक्षम हो गए, कैपेबल हो गए, तो वहाँ से IMF और वर्ल्ड बैंक का ध्यान कुछ हटा। तब जाके उन्होंने क्या किया कि रिबिल्ड देयर, जब जापान और यूरोप ने अपनी इकोनॉमीज़ को रिबिल्ड कर लिया, बना लिया, आज देखिए तो एडवांस कंट्रीज़ हैं, दे ग्रू लेस डिपेंडेंट ऑन द IMF। तो IMF और वर्ल्ड बैंक पे उनका जो डिपेंडेंस था कम हो गया, मतलब वर्ल्ड बैंक से जो पैसा लिया उन्होंने,
तो अब उन्हें इतनी ज़रूरत नहीं थी। IMF यानी अच्छा खासा ट्रेड चल रहा था, सरप्लस इनके पास आज की तारीख में, तो IMF की भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो इन दोनों संस्थाओं ने क्या किया, फ्रॉम द लेट 1950 से लेके जो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस थे, ये IMF, वर्ल्ड बैंक, बिगेन टू शिफ्ट देयर अटेंशन मोर टुवर्ड डेवलपिंग कंट्रीज। फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ इन्होंने ध्यान देना शुरू किया, हेल्प करना शुरू किया। As colonies, many of the less developed regions of the world had been part of Western Empire। जैसा आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो वेस्टर्न एम्पायर्स थे, यूरोपियन पावर्स थी, उन्हीं की कॉलोनीज थी। मैनी ऑफ द लेस डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो दुनिया में जहाँ भी गरीबी है, खासकर अफ्रीका के देशों में, वो सब कभी ना कभी कॉलोनी थे। नाउ आयरोनिकली एज न्यू, अब देखिए उदाहरण के लिए जो भी आज डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो उन्होंने कॉलोनी बनाई लोगों को, दे वर द रूलर्स। तो इसलिए थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता ही है कि वो हमसे काफ़ी आगे हैं आज की तादाद में। नाउ आयरोनिकली का मतलब ये होता है कि व्यंग के रूप में अगर हम देखते हैं, एज न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज फेसिंग अर्जेंट प्रेशर टू लिफ्ट देयर पॉपुलेशन आउट ऑफ पॉवर्टी। तो जो नई कंट्रीज जो आज़ाद हुई थी और उनके ऊपर एक दबाव था कि वो अपनी पॉपुलेशन को पॉवर्टी से ऊपर, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, तो उनके ऊपर प्रेशर था ना कि आप इंडिया को क्या दे सकते हो, कितना डेवलप कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन ला के दीजिए। लोगों की निगाहें रहती हैं, दे केम अंडर द गाइडेंस ऑफ द इंटरनेशनल एजेंसीज़। तो अब ऐसी स्थिति में क्या है कि हमें पैसा ही मांगना है। अब मांगना है तो उन्हीं देशों के पास जाना है जिन्होंने कभी हमें कॉलोनी बनाया था, जो हमारे कॉलोनाइजर्स थे। तो वही यहाँ लिखा गया है कि जब वो इंडिपेंडेंट हुए भी तो अर्जेंट प्रेशर था टू लिफ्ट द पॉपुलेशन आउट ऑफ पॉवर्टी, से पॉपुलेशन को बाहर निकलना। दे केम अंडर द गाइडेंस ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज़। तो इंटरनेशनल एजेंसीज़ के देख रेख में आ गए, उन्हीं के गाइड में चलने लगे। और उन इंटरनेशनल एजेंसीज़ पे किन का प्रभाव था? फॉर्मल कॉलोनियल पावर्स का। अगर आपको वर्ल्ड बैंक जाना है, आपको IMF जाना है, आपको यूनाइटेड नेशंस पे कोई मदद लेनी है, अपनी आवाज़ उठानी है, तो पता चला वहाँ तो उन्हीं लोगों का कब्जा है, उन्हीं लोगों की बात ज़्यादा सुनी जाती है जो कभी हम पर शासन किया करते थे। तो कान चाहे इधर से पकड़िए, चाहे घुमा के आप ऐसे पकड़िए, वही वाली बात हुई। इवन आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन, काफ़ी डीकोलोनाइजेशन इंडिपेंडेंट होने के बाद, डीकोलोनाइजेशन मतलब इंडिपेंडेंट होने के बाद भी कई सालों तक द फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स स्टिल कंट्रोल वाइटल रिसोर्सेज। तो एक प्रकार से कहा जाए कि अगर अफ्रीका, मान लीजिए अफ्रीका की कोई कंट्री आज़ाद हुई, उसके बावजूद भी वो यूरोपियन पावर से मदद ले रही है। अब मदद ले रही है तो यूरोपियन पावर्स कंट्रोल करेंगे ना आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। तो अगर आप एड ले रहे हो तो आपको झुकना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से लिखा गया यहाँ कि जो इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ थी, उनसे जब वो हेल्प लेना चाहते थे, जो न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, तो वो इंटरनेशनल एजेंसीज़ जिनसे हेल्प ले रहे थे, उन पर उन्हीं का शासन था, उन्हीं का प्रभाव था, जिन्होंने कभी उनको गुलाम बनाया था। हम आज़ाद होने के बावजूद भी इनडायरेक्टली इन्हीं से हेल्प ले रहे थे। इवन आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन द फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स स्टिल, और यही वजह है कि जो फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स थी वो अभी भी जो वाइटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज पर कब्जा जमाए बैठी थी, जैसे मिनरल्स हैं, है ना, और ज़मीन है, मैनी ऑफ द फॉर्मर कॉलोनीज। कहने का मतलब ये है कि जो यूरोपियन पावर्स, उनकी कंपनियां यहाँ पे थी। जैसे वो अभी पेप्सी है, कोको कोला है, कितने ड्रिंक्स हम गर्मी के मौसम में पीते हैं, तो ये कंपनियाँ इंडिया की तो नहीं है, इसमें से तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ बाहर की हैं। तो यहीं का तो वाटर इस्तेमाल करती हैं, यहीं की तो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करती हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इंडिया की कंपनियां नहीं है, फिर भी इंडियन रिसोर्सेज पे उनका कब्जा है, और इंडिया उनको भगा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ से टैक्स के रूप में अच्छी खासी इनकम भारत को प्राप्त होती है, लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। तो इनडायरेक्टली वी हैव गॉट फ्रीडम, येट वी आर अंडर इन द आवर फॉर्मर colonizers, the imperial powers, the European powers, still their companies still exploit and control our vital resources। वो चीज़ यहाँ दी गई है। लार्ज कॉरपोरेशंस, मतलब जिन्हें MNC हम कहते हैं, अदर पावरफुल कंट्री, लार्ज कॉरपोरेशंस ऑफ अदर पावरफुल कंट्रीज़, और देशों के जो लार्ज बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं, फॉर एग्जांपल द US, जैसे अमेरिका की, अगर आप टॉप कंपनीज देखना शुरू करिए तो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो अमेज़न हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो IBM हो, है ना, लगभग सबके सब अमेरिकन ही निकल के आती है। आल्सो ऑफन मैनेज टू सिक्योर राइट्स, तो अब मदद करने के नाम पर मैनेज टू सिक्योर राइट्स, तो वो इस प्रकार के अधिकार भी उन सरकारों से प्राप्त कर लेती थी टू एक्सप्लॉइट डेवलपिंग कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज वेरी चीपली। अच्छा, डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या है कि बहुत ही कम दाम पे वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को वो यूज कर पा रही थी।
अब उदाहरण के लिए हम श्रीलंका का उदाहरण मैंने पिछली बार आपको बताया था, पाकिस्तान का भी उदाहरण आप ले सकते हो, बांग्लादेश का भी आप उदाहरण ले सकते हो, अफ्रीका की बड़ी गरीब गरीब देश उनका उदाहरण ले सकते हो। यहाँ पे चाइना है ना अपना लोन दे दे के और वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा है। अब जैसे हम्बनटोटा का बंदरगाह का नाम आपने सुना होगा श्रीलंका में, वहाँ चाइना ने कब्जा किया हुआ है, बदले में पैसा लिया श्रीलंका ने। अब पैसा ले लिया तो उन्होंने कहा भाई अपना इलाका हमें दे दो थोड़ा सा, हम अपना कुछ काम हम करेंगे, ले यही है। चाइना पाकिस्तान की मदद करता है तो पता चला कि चाइना धीरे धीरे, ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान को निगल लेगा एक दिन। भाई आपकी मदद कर रहा है ना, मदद करने के बदले इस तरह से। तो इन सब चीज़ों को आप समझे रहिए, बाद में पॉइंट्स में आप आंसर कैसे लिखेंगे वो चीज़ें पता चल जाएंगी। एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ, मोस्ट डेवलपिंग कंट्री डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द फास्ट ग्रोथ। तो ये तो हो गया कि किस प्रकार से आज़ाद होने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं उन्हीं पे डिपेंड थे और उन्हीं की बड़ी बड़ी कंपनियां फिर उन्हीं जो न्यूली फ्रीड कंट्रीज थी वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ कर रही थी, उनके जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस थे। साथ ही साथ डेवलपिंग कंट्रीज़ को वो फ़ायदा नहीं हुआ जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ को फ़ायदा हुआ था 1950 से 1960 के बीच में IMF और वर्ल्ड बैंक की मदद से। डेवलपिंग कंट्रीज़ को फ़ायदा नहीं हुआ, ये तो तय बात है। देयरफॉर दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एज ए ग्रुप। तो उन्होंने क्या किया कि साथ मिलकर उन्होंने भी अपना संगठन बनाया, है ना, एक ग्रुप बनाया, जैसे ग्रुप ऑफ 77 कहा जाता है, ग्रुप ऑफ 77 या G77 आज भी है ये। अब इनकी संख्या लगभग 130 प्लस 134 के लगभग है आज की तादाद, लेकिन नाम वही रखा हुआ है G77। इंडिया भी इसका शुरू का मेंबर था, हर साल इसकी चेयरमैनशिप बदलती है। G7 भी है, G20 तो अभी अभी भारत G20 का मतलब G20 जो सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया में, तो अब भारत को उसकी चेयरमैनशिप मिली हुई है, अध्यक्ष बना है वो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे वहाँ पर। तो इस प्रकार से G7 भी है, G20 भी है, G77 में डेवलपिंग कंट्रीज़ है। टू डिमांड अ न्यू इंटरनेशनल, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या था। इसे कहा जाता है कि NIEO यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो संगठन बनाने से क्या होता है, एक उंगली में वो ताकत नहीं होती जो मुट्ठी में ताकत होती है। तो जॉइंटली अगर हम साथ मिल के चलेंगे तो हमारी जो वॉइस है, नेगोशिएटिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ेगी, ठीक है, और हम कलेक्टिवली अपने जो इशूज़ हैं, इकोनॉमिक इशूज़ हैं, उन्हें इंटरनेशनल फोरम पर उठा सकते हैं, ठीक है। तो एक कलेक्टिव वॉइस निकल के आएगी। तो G77 संगठन को बनाया गया क्योंकि वेस्टर्न इकोनॉमिक को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा था, जो भी ब्रिटेन वुड्स सिस्टम था, डेवलपिंग कंट्रीज़ को उतना फ़ायदा नहीं पहुंचा था। तो उन्होंने कहा लाओ हम भी इकट्ठा हो जाते हैं, आखिर मार्केट तो हमारे ही यहाँ है ना, प्रोडक्ट तो इनके हमारे ही बिकते हैं। बाय द NIEO दे मेंट, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उनकी डिमांड क्या थी, मतलब NIEO G77 ने न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में किस ऑर्डर की बात की थी। वो कहते थे कि नया सिस्टम बनाओ। दे मेंट अ सिस्टम दैट वुड गिव देम रियल कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ से पॉइंट्स बनते हैं कि भाई उनकी डिमांड थी कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे देश के, उस पर हमारा कंट्रोल ज़्यादा होना चाहिए। अगर बाहर की कंपनी का वहाँ पे है कुछ भी, तो हमारे देश की गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करे। मोर डेवलप असिस्टेंस, हमें हमारे देश के डेवलपमेंट में असिस्टेंस मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इशू उठा हुआ है, ठीक। तो अब यह है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ कहती है हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, हम उतनी एडवांस नहीं, तो आप हमें फ्री में टेक्नोलॉजी दीजिए, आप हमें असिस्टेंस दीजिए, हमारी मदद करिए। अगर आप लोन भी देते हो तो कम पैसे में दीजिए, आप हमें एड दीजिए। तो भैया ये लोग तो एड देने वाले हैं, लेकिन एड देने की बजाय चाइना जैसे देश जो है वो शिकार करना शुरू कर देते हैं वहाँ के रिसोर्सेज का। बहुत लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी जो मैं कभी कभी बोल देता हूँ, लेकिन वो इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि आप जो है रटने की चीज़ें कोशिश करते हैं, न्यूज़ सुनते नहीं हैं, अखबार पढ़ते नहीं हैं, कान सजग नहीं रखते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम इन सब चक्करों में पड़े रहते हैं, फेसबुक उस पर व्हाट्सएप पे पड़े रहते हैं। यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर टाइम इन अ एकेडमिक वे। तो इस वजह से ऐसा होता है। मोर डेवलपमेंट असिस्टेंस चाहिए, मोर डेवलपमेंट असिस्टेंस चाहिए। फेयरर प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो कच्चा माल है ना, उसका अच्छा दाम चाहिए। मान लीजिए भारत जो है कॉटन सप्लाई करना चाहता है, तो उसे कॉटन के बदले में जो दाम मिले वो हमारे किसानों को अच्छा मिलना चाहिए। बेटर एक्सेस ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, और हमारे देश में कोई चीज़ बन रही है फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, तो अब वो बाहर के देशों में जाके उसे बेचना है, तो अमेरिका हो, यूरोप में, तो वहाँ अच्छा खासा मार्केट भी मिलना चाहिए। तो बेटर एक्सेस
मतलब वहाँ वो पहुँच हमारा बना प्रोडक्ट वहाँ जाके बिक सके, यही बेटर एक्सेस है डेवलप्ड कंट्रीज़ में। अब उदाहरण के लिए भारत का कॉटन है, भारत के कॉटन के बने कपड़े हैं, वो अमेरिका में जाके, अब अमेरिका कोशिश करता है कि अगर भाई भारत के कपड़े सस्ते यहाँ के बिकेंगे तो हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका कहाँ से बिकेगा। तो बदमाशी करना शुरू करते हैं, कमियाँ निकालना शुरू करते हैं। अमेरिका गेहूँ बेच रहा है, पता चला उसी मार्केट में इंडिया का भी गेहूँ पहुँच गया, इंडिया का गेहूँ कम दाम पे मिल रहा है, तो अमेरिका दबाव डालेगा, देखो हम तुम्हारी कितनी मदद करते रहते हैं, तुम हमसे गेहूँ खरीदो, इंडिया का गेहूँ मत लो। तो कहीं ना कहीं वो दूसरा देश क्या करेगा भाई, कमी निकाल के भाई इंडिया गेहूँ में कमी है, वापस कर दिया। बड़ा मतलब दिस इज़ स्ट्रेटजी किस प्रकार से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रभावित करती हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं। उसका ब्रेटन वुड्स सिस्टम ख़त्म भी होता है, ठीक है। तो हाँ अभी लास्ट है, एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम कैसे ख़त्म होता है। और ब्रेटन वुड्स सिस्टम का ख़त्म होने के साथ साथ यहाँ पे दिया गया है एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम एंड बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब ब्रेटन वुड्स सिस्टम ख़त्म हुआ तो ग्लोबलाइजेशन को और बढ़ावा मिला। कैसे, हम देखते हैं। डिस्पाइट ईयर्स ऑफ स्टेबल एंड रैपिड ग्रोथ हुई, स्टेबल इनकम बनी रही, है ना। उसके बावजूद भी, डिस्पाइट मतलब के बावजूद भी, नॉट ऑल वॉज वेल इन द पोस्ट वॉर वर्ल्ड में सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। फ्रॉम द 1960s के बाद से ही। क्यों ब्रिटेन वो सिस्टम ख़त्म हुआ, वो पॉइंट हमको निकालना है। तो 1947 से इन्होंने काम करना शुरू किया, 57, ठीक है। और लगभग 1960s में आकर क्या प्रॉब्लम हुई कि राइजिंग कॉस्ट ऑफ ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट वीकेंड द यूएसएस फाइनेंसेस एंड अमेरिका की जो फाइनेंस, यानी जो प्रकार से गोल्ड को कन्वर्टिबिलिटी दे रहा था और एड प्रोवाइड कर रहा था, वो और कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, यानी जो वहाँ के जो प्रोडक्ट थे उनका मुकाबला दूसरे देश के प्रोडक्ट भी करना शुरू कर रहे थे। तो अमेरिका की एक प्रकार से डोमिनेंस कम हुई, उसके डॉलर की डोमिनेंस कम हुई। और ओवरसीज़ इन्वॉल्वमेंट से मतलब ये है कि अमेरिका ने जगह जगह, है ना, वियतनाम में वॉर चल रहा है, आज भी देखो उसके अरब कंट्रीज़ में सैनिक हैं, तो उसकी पनडुब्बियाँ यहाँ वहाँ तैर रही हैं। पाकिस्तान में भी, अफ़गानिस्तान में घुसा हुआ था अभी तक। तो ये जो उसके अन्य देशों में और अमेरिका के बाहर जो इन्वॉल्वमेंट है, उनमें जो खर्चा निकल के आता है, तो उनकी वजह से सब कुछ प्रॉब्लम हुई। द यूएस डॉलर नाउ नो लॉन्गर कमांडेड कॉन्फिडेंस। अब यूएस डॉलर में वो ताकत नहीं रह गई, कॉन्फिडेंस नहीं रह गया, वर्ल्ड करेंसी का दम जो भरता था वो नहीं रह गया। अब देखिए डॉलर की अपेक्षा पाउंड महंगा है। पाउंड होगा लगभग 920 के लगभग, ₹1 में, मतलब 90 रुपीज़ में कहीं ना कहीं एक पाउंड। कमांडेड कॉन्फिडेंस है द वर्ल्ड्स प्रिंसिपल करेंसी, वो नहीं रह गया। इट कुड नॉट मेंटेन इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू, और गोल्ड के रिलेशन में भी उसकी वैल्यू में अब वो दम नहीं रह गया कि 35 आउंस और $35 में 1 आउंस गोल्ड मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी गोल्ड बाहर जा रहा था। मतलब भाई व्यापार में गोल्ड मदद करता है ना, कि अगर हमारा कहीं पे व्यापार घाटा चल रहा है, जैसे हम मान लीजिए कि हमारे देश ने भी सोना गिरवी रखा था, वीपी सिंह की सरकार के समय अच्छी खासी क्वांटिटी में सोना ले जाके गिरवी करके पैसा लिया था भारत ने। जो गोल्ड है आज भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, तो बाद में फिर गोल्ड को छुड़ाया भी गया। अब ये सब चीज़ें हैं कि हर एक चीज़ पे अगर हम समझाएं, उसको बोलें, तो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो क्लास में तो चलता है, पर वीडियो में हम उतना नहीं कर सकते। फिर ये जो वीडियो है हम बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ाते नहीं हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलिए बनता है तो मज़ा भी नहीं आता उतना समझाने में। दिस इवेंचुअली लेड टू द कलेप्स मतलब धाराशायी हो जाना, गिर पड़ना, कलेप्स ऑफ द सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम। अमेरिका की डॉलर की करेंसी की डोमिनेंस में कमी आने की वजह से हुआ। और डॉलर की करेंसी में क्यों कमी आई, क्योंकि उसकी जो ओवरसीज़ इन्वॉल्वमेंट थे उसकी वजह से, कॉस्ट बढ़ने की वजह से, और जो मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ कि जो गोल्ड था वो काफ़ी ज़्यादा निकल के बाहर चलता चला जा रहा था, ये प्रॉब्लम्स आई। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम, फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम निकल के आता है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता, गोल्ड का उसमें कोई लेना देना नहीं है, बस भाई मार्केट में करेंसी की डिमांड। मान लीजिए कि भारत काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट जो है भारत के बिक रहे हैं मार्केट में, तो बिक रहे का मतलब ये है कि भारत के प्रोडक्ट्स की बिकने की वजह से भारत के रुपीज़ की डिमांड बढ़ेगी मार्केट में। अभी क्या है कि सबसे ज़्यादा डॉलर की डिमांड रहती है काफ़ी ज़्यादा, तो डॉलर काफ़ी इंटरनेशनल करेंसी आज भी है वो। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ख़त्म होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ख़त्म होने के साथ ही ब्रिटेन वुड्स सिस्टम भी ख़त्म होता है, और उसमें भी रोल अमेरिका का ही है। अमेरिका फेल तो वर्ल्ड इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आ जाता है। फ्रॉम द मिड 1970s
के बाद से 1975 से इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम आल्सो चेंज्ड। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो मॉनेटरी सिस्टम था, ट्रेड सिस्टम था, उसमें भी बदलाव देखने को मिले। पहले क्या था, डेवलपिंग कंट्रीज़ कुड टर्न टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। पहले क्या था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को अगर लोन वगैरह लेना होता था तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाती थी लोन के लिए और डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए। बट नाउ दे वर फोर्स्ड टू बोरो फ्रॉम वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स। अब क्या हो गया कि आप जाके वेस्टर्न के दूसरे देशों के कॉमर्शियल बैंक से भी कर्जा ले सकते हैं। यानी हमारा जो रिजर्व बैंक है वो दूसरे देश को भी कर्जा दे सकता है। एंड प्राइवेट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से भी आप कर्जा ले सकते हैं। अमेरिका को जरूरत पड़ने पर एप्पल कंपनी से पैसा मांगेगा तो एप्पल कंपनी मदद कर सकती है। मतलब ये कह रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पैसा ले सकते हैं। दिस लेड टू पीरियोडिक डेट क्राइसिस, जिसकी वजह से क्या है कि डेट क्राइसिस शुरू हो गई। फॉर्मल तरीके से आप कर्ज लेते हो तो कुछ कंट्रोलिंग रहती है, कुछ राहत रहती है। जो प्राइवेट लेंडर्स होते हैं, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, वो थोड़ी छोड़ेंगे आपको। दिस लेड टू पीरियोडिक डेट क्राइसिस, जिसकी वजह से समय समय पे कर्ज में फंसने जैसी चीज़ें होनी शुरू हो गई। कर्ज का संकट उत्पन्न हो गया डेवलपिंग वर्ल्ड में। एंड लोअर इनकम, जब आपके पास डेट क्राइसिस बढ़ेगा यानी आप उधार चुकाने की जब क्षमता आपके पास नहीं रहेगी, जैसा श्रीलंका के पास था कि चाइना कुछ ने कहा कि भाई आप पैसा मांग रहे हो पर हम नहीं चुका पा रहे हैं, तो डेट क्राइसिस बना वहाँ पे। तो भारत मदद करने के लिए वहाँ पे पहुँचा, लगभग $3 बिलियन दे के वहाँ मदद किया, वहाँ पे फ्यूल पहुँचाया, वहाँ पे खाने पीने की सामग्री पहुँचाई, ये सारी चीज़ें पड़ोसी होने के नाते मदद की। डेट क्राइसिस इन डेवलपिंग वर्ल्ड एंड लोअर इनकम, डेट क्राइसिस की वजह से इनकम लोअर होगी और लोअर इनकम की वजह से पॉवर्टी बढ़ जाएगी। लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं रहेगा तो भोजन भी नहीं खरीद पाएंगे। खासकर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में आज भी ये स्थिति है। अफ्रीका में तो आज भी बहुत से देश बहुत ही गरीब है, और लैटिन अमेरिका आप जानते हैं मैक्सिको से लेके लगभग पूरा दक्षिण अमेरिका। द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वॉज ऑल्सो हिट बाई अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड था, जो वेस्टर्न पावर थी, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिला, जो लगभग मिड 1970 से बढ़ना शुरू हो गया। दरअसल क्या है ना, जितना मशीनीकरण होगा, कंप्यूटरीकरण होगा, तो वहाँ पे मैन पावर तो हटाई जाएगी। एंड रिमेंड हाई अंटिल द अर्ली 1990s तक ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था काफ़ी ज़्यादा था इंडस्ट्रियल नेशंस में भी। आज भी यूरोपियन नेशंस में, अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। वहाँ थोड़ी सी भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो इशू बन जाता है। हमारे यहाँ देखिए तो क्या कहा जाए, फ्रॉम द लेट 1970s, लगभग 1970 से MNCs आल्सो। अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन बनता है कि जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस थे तो उन्होंने भी अपना एक ट्रेंड बदला। क्या ट्रेंड बदला? बिगेन टू शिफ्ट प्रोडक्शन ऑपरेशंस, यानी उन्होंने जो अपना उत्पादन था, जैसे मान लीजिए अमेरिका कंपनी तो अमेरिका में उत्पादन कर रही है और अन्य देशों को बेच रही है, तो उन्होंने क्या ट्रेंड सेट करना शुरू किया बड़े पैमाने पे कि उन्होंने लो वेज एशियन कंट्रीज़ में शिफ्ट करना प्रोडक्शन शुरू किया। यानी कि जो हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है, मान लीजिए एप्पल के फ़ोन है तो इंडिया में जो मिलेंगे वो चाइना के बने मिलेंगे, अमेरिका में बनकर वो चाइना में नहीं आएंगे। ये आपके इकोनॉमिक्स में है, ग्लोबलाइजेशन वाले में, जो मैंने आपको ठीक से समझाया हुआ है। तो एशियन कंट्रीज़ में जो है भाई चाइना और इंडिया मेन है, वियतनाम में भी होता है प्रोडक्शन। चाइना हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम द पोस्ट वॉर वर्ल्ड इकोनॉमी सिंस इट्स रेवोल्यूशन इन 1949। तो चाइना क्या है ना कि वहाँ पे है तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, लेकिन वहाँ पे एक रेवोल्यूशन होता है। तो चाइना हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम द पोस्ट वर्ल्ड वॉर इकोनॉमी सिंस इन रेवोल्यूशन 1949 से वो कट ऑफ था, लेकिन वहाँ पे नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अपनाई जाती हैं चाइना में। वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़्यादा था, फिर चाइना इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज करता है और बाहर की कंपनियों को अपने यहाँ आने की इजाज़त देता है। लेकिन अभी भी वहाँ पे बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी है, मतलब वो कंट्रोल है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है वहाँ पे कि क्या होगा वो कंट्रोल चाइना करती है। एंड शर्तों पे वहाँ कंपनियाँ काम करती हैं, जिसे कहा गया था ना कि अगर आप बाहर की कंपनियाँ हमारे देश में हैं तो हमारे देश को पावर होनी चाहिए कि वो उनको कंट्रोल कर सके। अभी हमारा ट्विटर है, फेसबुक है, मनमानी करते हैं। गवर्नमेंट कहती भी, उसके बावजूद भी सुनने को मिलता है कि दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स। तो बार बार कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान में काम करना है तो हिंदुस्तान के लॉज को मानना पड़ेगा। तो अरबों खरबों की कंपनियाँ हैं ना, देश को खरीदने तक की ताकत रखती हैं, छोटे छोटे। एंड द कलेप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, और सोवियत यूनियन भी 1991 में जाके सोवियत यूनियन ख़त्म हो जाता है। यानी जो 1945 के बाद से अमेरिका और सोवियत यूनियन, जो USSR बड़ी पावर बन के निकलते हैं, इसमें से USSR ख़त्म हो गया।
अब अमेरिका यानी सिर्फ एक दादा रह गया पूरे वर्ल्ड में। हालांकि अब चाइना है, ये सब निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहा है। एंड द कलेप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, मतलब क्या क्या चेंजेस हुए जो जिसकी वजह से तो सोवियत यूनियन कलेप्स कर गया। और सोवियत यूनियन के साथ साथ जो ईस्टर्न यूरोप में सोवियत यूनियन ने क्या किया था कि अपने सटे हुए जो यूरोप के पार्ट थे वहाँ पे भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी थी। और 1991 में सोवियत यूनियन के कलेप्स के साथ, यूएसएसआर के ख़त्म होने के साथ ही इन देशों में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आने लग गई। समझे आप? तो फ़र्क पड़ा। ब्रॉट मैनी कंट्रीज़ बैक इन द फोल्ड ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, तो कई कंट्रीज़ फिर वर्ल्ड इकोनॉमी में शामिल हो गई, क्योंकि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हुआ करती थी वो उस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती थी जिस प्रकार से फ्री इकोनॉमीज करती हैं। वेजेस वर रिलेटिवली लो इन, अभी देखिए भारत पे आरोप लगता है कि भारत अपनी इकोनॉमी को खोल नहीं रहा है, भारत अभी भी कंट्रोल करता है। अरे भाई, हम पूरी इकोनॉमी को खोल देंगे तो बाहरी कंपनियां ही आके हमारे यहाँ सामान भेजेगी, हमारे देश की कंपनियां तो भट्टा बैठ जाएगा उनका। तो अपने देश की कंपनी को सपोर्ट करने के लिए हम भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखते हैं। वेजेस वर रिलेटिवली, अब क्या कारण है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनी अमेरिका की है ना, या यूरोप की है, ब्रिटेन की है, फ्रांस की है, और क्या वजह है कि चाइना में जाके, इंडिया में जाके उत्पादन कर रही है, यानी वो अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को रीलोकेट कर रही है एशियन और कंट्रीज़ में। तो उसकी वजह यह है कि लो वेज कॉस्ट स्ट्रक्चर, वेजेस वर रिलेटिवली लो इन कंट्रीज लाइक चाइना, चाइना जैसे देश में, भारत जैसे देश में वेजेस लो हैं। मतलब कि अगर वही आदमी से काम कराना है अमेरिका में, अमेरिका की कंपनी को, तो जितना उसको पे करना पड़ेगा उससे काफ़ी कम इंडिया में, चाइना में पे करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन वो उतना ले लेंगी। तो इनकी कॉस्ट में कमी आएगी ना, लागत में कमी आएगी। अमेरिका में हो सकता है कि किसी भी प्रोडक्शन की 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 100 रुपया आ रहा हो, और इंडिया में उसको प्रोड्यूस करने में 40 रुपया आ रहा हो, तो 60 रुपये की बचत है, अब प्रोडक्शन वही हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। दस दे बिकेम अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस, तो पूछा जाता है कि चाइना जैसे देश अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन मतलब ये है कि भाई कहाँ जाके हमें क्या काम करना है। तो चाइना एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉरेन एमएनसीज़ के लिए, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के लिए, कंपीटिंग टू कैप्चर वर्ल्ड मार्केट। वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर करने की एक प्रकार से होड़ सी लगी रहती है। फ्रिज है, टीवी है, सब गोदरेज भारत की भी कंपनियां हैं, एलजी भी है, सैमसंग भी है ना, सब लगी है कि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके, हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो कब बिकेगा? अच्छी इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी प्लस कम दाम। फ़ोन स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्या कॉस्ट है। 4 GB रैम और 6 GB रैम, 128 GB मेमोरी, 108 मेगापिक्सल कैमरा, है ना, सारे कॉन्फ़िगरेशन वही है। सैमसंग कितने में बिक रहा है? अब उससे पता चला कि 2, 3, 4, 5 हज़ार कम में बिक रहा है आपका MI का फ़ोन बिक रहा है। आप कहेंगे यार वही चीज़ तो है, ले आओ, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो कंपटीशन, और कंपटीशन में दाम कम रखने के लिए लो वेज लेबर चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक्स में बताई गई हैं, कई फैक्टर्स काम करते हैं किसी इंडस्ट्री को लोकेट करने में। तो फॉरेन एमएनसीज, दूसरे देश की कंपनियां वर्ल्ड मार्केट पर कब्जा करने के लिए, लो कॉस्ट स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए उन्होंने शिफ्ट करना शुरू किया चाइना जैसे देशों में। हैव यू नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द टीवीज़, मोबाइल फ़ोन्स, मतलब ज़्यादा टीवी है, मोबाइल फ़ोन है, खिलौने हैं जो हम दुकान में देखते हैं वो चाइना के बने हुए हैं। अब इंडिया बगल में है, पर वो कंपनी जैसे अमेरिका, अब तो एप्पल भी इंडिया में बनाने की कोशिश कर रही है। अब पिछले कई सालों में असर पड़ा है, कारण क्या है? गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, है ना, मजबूर किया गया भारत में बनाकर बेचो। लेकिन अभी भी एप्पल के फ़ोन जो है चाइना में बनते हैं, वहाँ से आते हैं। गवर्नमेंट की कोशिश है कि इंडिया में बनाओ, इंडिया में बेचो। तो ये अब चाइना में बनाना और फ़ोन के 1 यूनिट निकालना सस्ता पड़ता है, वहाँ सस्ते में इंजीनियर्स मिल जाते हैं, सस्ते में लेबर मिल जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी। तो चाइना एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन क्यों है? दुनिया भर की कंपनी चाइना में प्रोडक्शन करती हैं। उसका कारण यह है चाइनीज़ इकोनॉमी का लो कॉस्ट स्ट्रक्चर, कम लागत में वहाँ पे ज़मीन मिल जाती है, लोग मिल जाते हैं, और प्रोफेशनल्स मिल जाते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, इस वजह से। यही वजह है कि जो यूरोपियन कंपनीज, जो वेस्टर्न कंपनीज हैं, वो सॉरी देश है ना, वहाँ के लोग कहते भी हैं कि इन्हीं सब की वजह से हमारा भी भट्टा बैठा हुआ है, हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। तो लो वेजेस, तनख्वाह कम देनी पड़ती है। द रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री टू लो वेज कंट्रीज स्टिमुलेटेड वर्ल्ड ट्रेड, लेकिन इसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई।
एडवांस्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्री की कंपनियां ले जाके चाइना और इंडिया जैसे देशों में जब अब प्रोडक्शन कर रही हैं, जिससे वर्ल्ड ट्रेड को भी काफ़ी बढ़ावा मिला। वो सब चीज़ें इकोनॉमिक्स की हैं, किस प्रकार से इंटीग्रेशन होता है। डिज़ाइन कहीं हो रहा है, पार्ट्स कहीं बन रहे हैं, असेंबली कहीं हो रही है ना। पता चला इंडिया में जो फ़ोन बेचना है चाइना से बिक जा रहा है, अमेरिका यूरोप में जो फ़ोन बिकना है वो अमेरिका से आके बिक जा रहा है। तो सारी चीज़ें। एंड कैपिटल फ्लोज़, तो इन कैपिटल फ्लोज़ को मतलब इन्वेस्टमेंट में काफ़ी बढ़ावा। अब जैसे भारत में कई कंपनियां के काम करना चाहती हैं। अब भारत में स्टेट सिस्टम भी है ना, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, अगर उसको बहुमत मिला हुआ है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, भाई हमारे यहाँ आओ, हमारे इंडस्ट्री लगाओ। गुजरात की गवर्नमेंट कहती है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाओ। तो लगाने का मतलब बाहर के देश के लोग आके कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे और इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, इंडिया में प्रोडक्शन होगा। अब कल को वो जाएंगे भी तो क्या अपने साथ लेके जाएंगे क्या वो ज़मीन का उतना हिस्सा, टुकड़ा, फैक्ट्री वगैरह? नहीं ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया में डेवलप हो जाता है। अब कोई कंपनी जब कोई इंडस्ट्री लगाती है तो कितनी चीज़ों की वो मतलब कितनी चीज़ें वो और साथ में करती होगी। अब अंग्रेज़ यहाँ से चले गए, लेकिन सड़कें, रेल, थाना, पोस्टल सिस्टम कितना कुछ बना के देके गए। उन्होंने बनाया अपने लिए था, अब उसको अपने साथ थोड़ी ले जा सकते थे। इन द लास्ट 2 डिकेड्स ऑफ द वर्ल्ड, पिछले 20 सालों की अगर हम बात करें, वर्ल्ड्स इकोनॉमिक ज्योग्राफी मतलब इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें कि पूरी दुनिया कैसे जुड़ी हुई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी मतलब उस इकोनॉमी में कितने देश आपस में मिले हुए हैं, हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड एज कंट्रीज सच एज जैसे इंडिया है, चाइना है, ब्राज़ील है। तो काफ़ी बदलाव आया है पूरे की पूरे दुनिया के इकोनॉमिक लिंकिंग में, ग्लोबलाइज सिस्टम में, हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड। तो लास्ट 2 डिकेड्स में द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक ज्योग्राफी हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड। तो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम ट्रांसफॉर्म हुआ है एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ लेड टू इंटेंस ग्लोबलाइजेशन। एक देश में क्या हो रहा है उसका असर कई देशों पे पड़ जाता है, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ट्रांसफॉर्म्ड। और इसकी वजह से इंडिया, चाइना जैसे ब्राज़ील देशों में काफ़ी चेंज आया है। हैव अंडरगोन रैपिड इकोनॉमिक ट्रांसफर्स, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिला है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि भाई हमारे देश में बाहरी कंपनियाँ आके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, इंडस्ट्रीज़ लगा रही हैं, लोगों को रोज़गार दे रही हैं, देश की उन्नति भी हो रही है ना। तो वो सारी चीज़ें, डेवलपमेंट वर्क भी हो रहा है, और हर देश में ऐसा नहीं है। तो अच्छा बुरा सारा प्रभाव, सारी ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिले। और उसकी वजह क्या है? एमएनसीज़ का एशिया जैसे एशिया में कंट्रीज़ में ले जाके इंडस्ट्री को रीलोकेट करना, प्रोडक्शन सिस्टम इस्टेब्लिश करना, लो वेज स्ट्रक्चर के कारण, लो कॉस्ट स्ट्रक्चर के कारण। तो बड़े टेढ़े मेढ़े चीज़ें थी यहाँ पर, मैंने अपने ढंग से समझाने की कोशिश की। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप ज़रूर पूछिए। अब इनके आंसर देख लेते हैं जो हमने क्वेश्चन देखे थे अभी। देखिए ये क्वेश्चंस थे, ये आइए हम आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि वो 2 की लेसन्स कौन से थे, तो हमने पढ़ा है। तो ये आप देख लीजिए कौन कौन से लेसन्स थे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है। एक क्वेश्चन है कि इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस ने ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए क्या किया, तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है, ये सारी चीज़ें की गई। ठीक, इससे बड़े भी आंसर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कब बुलाई गई और इसका क्या कॉन्फ्रेंस का मकसद था, तो सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद यहाँ पर है कि ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन का रोल क्या था सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेटलमेंट में, तो सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। क्या फ़ायदा हुआ, क्या उसका इफेक्ट हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट हुआ, क्या सक्सेस मिली, ये सारी चीज़ें। 5 फैक्टर्स आपसे पूछे गए हैं यहाँ पे कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम ख़त्म क्यों हुआ, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे सारे पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं ना, 3 पॉइंट तो यूएस डॉलर से ही रिलेटेड है। इसके बाद क्वेश्चन ये है कि आप कोई 3 रीजन बताओ कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक क्यों एस्टेब्लिश किए गए, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज़, ये G77 कंट्रीज़ से हैं, मैंने थोड़ा सा इनको लॉजिकल वे में दिया है कि क्यों ऑर्गेनाइज़ किया उन्होंने, और कौन से मतलब दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं, तो आंसर भी आपको मेल खाते हुए मिल जाएंगे। उसके अलावा जो है G77 कंट्रीज़ हम समझते क्या हैं, और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, G77 कंट्रीज़ की डिमांड क्या थी, यानी NIEO जिसे हम कहते हैं, NIEO, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये आंसर इसका अच्छा खासा दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये लास्ट है, NIEO के क्वेश्चन को मैंने अलग से रख दिया यहाँ पे, ये हो गया आपका।
और एक क्वेश्चन ये भी है कि रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज चाइना में, है ना, तो ये यहाँ पे क्या पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं आपको। और एक क्वेश्चन ये है वही रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज से। अब आइए मैं आपको पेन नोट्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ से है रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी पोस्ट वॉर इरा में, ये मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड कुछ आपको बताया यहाँ पे, आप इसे देख सकते हैं। और मैं इसका PDF बना के भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा, वेबसाइट पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आउटकम्स ऑफ वर्ल्ड वॉर का आउटकम क्या था, जो तबाही वगैरह मची थी, वो पॉइंट्स मैंने यहाँ आपके लिए बना दिए हैं। पोस्ट वॉर सेटलमेंट में जो 2 की लेसन्स हैं वो यहाँ दिए गए हैं, है ना, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। मैंने अच्छे ढंग से आपको पॉइंट बना के यहाँ पे दिए हैं। पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम क्या था, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम, तो इनका जो मेन फोकस था वो मैंने यहाँ पे दिया है, पर्पज एंड एम, और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। और इन्हें ब्रिटेन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता था, वो मैंने दिया है यहाँ पे। इनका मकसद क्या था वो सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह हो सकती हैं, राइटिंग बहुत अच्छी भी नहीं है, और ये सारे पॉइंट्स इससे रिलेटेड है। एक पॉइंट से अगर कोई और पॉइंट बन रहा है तो इस तरह से मैंने यहाँ दिए हुए हैं। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम का इम्पैक्ट क्या था, मतलब वो किस प्रकार से सफल रहा, क्या उसने हेल्प की, तो सारे पॉइंट्स यहाँ पर हैं, डेटा भी यहाँ दिए गए हैं। उसके बाद डीकोलोनाइजेशन इंडिपेंडेंस वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। G77 के लिए यहाँ पे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। G77 क्या था, इनकी डिमांड क्या थी, जिसे हम NIEO कहते हैं, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे के सारे पॉइंट्स। इसके अलावा जो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ख़त्म क्यों हुआ, तो ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, ये ठीक है। इसके बाद आगे चलें तो यहाँ रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें भी हमने लास्ट में टॉपिक पढ़ा था, तो चाइना के एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है, वो सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं, और यहाँ जाके ये आपका ख़त्म होता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक यानी जो चैप्टर है ये भी हमारा ख़त्म होता है। आज कितनी तारीख है, आज जो मैंने बनाया है इसको, तो 23 तारीख है 11 महीना 2022, ठीक। सो एंडिंग द ट्यूटोरियल है, सेइंग यू ऑल बाय बाय।